नमस्कार, इंडिया सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। यह आम बजट विपक्ष को खास रास नहीं आया है। बजट में विपक्षी राज्यों के दिए गए आवंटन पर भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। उधर इंडिया गठबंधन के दल ने संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने बजट को मुद्दा बनाते हुए प्रोटेस्ट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को पेश किए गए बजट को विपक्षी दलों के नेताओं ने भेदभावपूर्ण करार दिया। विपक्षी दलों ने संसद में बजट को मुद्दा बनाते हुए जोरदार हंगामा किया और बजट में राज्यों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को भ्रामक बजट बताते हुए कहा कि हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। बजट से केवल बीजेपी सहयोगियों के हितों की पूर्ति हुई है। ये सब एक डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। सर, would you be participating in the general budget? No, let us we will protest, then we will see. राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने ये कहते हुए वॉकआउट किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में गैर भाजपा शासित राज्यों का जिक्र तक नहीं किया गया। केंद्रीय बजट पर एसपी सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी मांग कर रहे थे कि किसानों को एमएसपी मिले, लेकिन समर्थन मूल्य किसानों को नहीं, बल्कि अपनी सरकार बचाने वाले गठबंधन सहयोगियों को दिया जा रहा है। किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होगी। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ज्यादातर राज्यों के लिए इसमें बहुत कम है, केरल को कुछ उम्मीदें थी। वहीं विपक्ष के आरोपों पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया, लेकिन हमने राज्य में एक पोर्ट को मंजूरी दी है। इसकी कीमत 76,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के हमलों का भी जवाब दिया। Nothing will go on record. सरकार के बजट पर विपक्षी पार्टियां हर तरीके से जोरदार हमले बोल रही हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के इस हमले का अब सरकार क्या जवाब देती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। तो मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हुआ, उसके बाद विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर हमलावर है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण यहां पर किया गया है बजट में, और बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया गया है, लेकिन दूसरे राज्यों को सिर्फ और सिर्फ झुनझुना थमाया गया है। आप तस्वीरें ये जो देख रहे हैं वो आज राज्यसभा जब संसद सत्र चल रहा था तब वहां पर वॉकआउट करते हुए जो विपक्षी पार्टी है नजर आई। शेम शेम के नारे लगाते हुए वहां से विपक्षी पार्टी बाहर आई।
हालांकि कहा जा रहा है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी उससे पहले ही विपक्षी पार्टी वहां पर हमलावर थे और विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे। ये जो आप बैनर देख रहे हैं इनके हाथों में, वो सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ है। वो कह रही हैं, उसमें लिखा हुआ है कि एनडीए बिट्रेज इंडिया, यानी कि सीधे तौर पर भेदभाव और भ्रामक तौर पर यह बजट पेश किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले या फिर तमाम ऐसे विपक्षी दल के नेता, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कई राज्यों को तो यहां पर कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहां पर डबल तो छोड़िए, सिंगल भी यहां पर फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, वहां से ही ज्यादा सीटें हैं, वो फिर चाहे विधानसभा की हो या फिर लोकसभा की सीटें। इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सरकार पर तंज कसा है। उधर राहुल गांधी ने कहा है कि यह कट पेस्ट बजट है, जब हमारी सरकार थी तब यही बजट पेश किया गया था, उसे कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। और इस पर भी बीजेपी यानी कि सत्ताधारी पार्टी की अगर बात कर ले एनडीए की, तो वो लगातार हमलावर है। एक बड़े अपडेट भी आप तक ये भी दे देते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी थी और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस पार्टी नहीं शामिल होगी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे पैनलिस्ट से सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल यादव प्रवक्ता सपा के हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव सिंह भारती नेता बीजेपी, जिया खान राजनीतिक विश्लेषक, चारों हमारे साथ पैनलिस्ट तैयार हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे शिव सिंह भारती जी जो कि बीजेपी के नेता है। जिस तरीके से मोदी सरकार 3.0 पहला बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन देखिए ना, आपके इस बजट से विपक्षी पार्टी खुश नहीं है। कायम राय रहती है, विपक्ष का जो काम है वह विपक्ष करता है और वह विपक्ष इसलिए विरोध करता है कि हम काम कर रहा है। आप देखेंगे कि जब बजट आता है तो बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें हर क्षेत्र को टच करके जाता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता जिसको छोड़ दिया जाए। ठीक है। तो आप देखेंगे कि चाहे वह शिक्षार्थी हो, चाहे युवा हो, जो युवा नए उद्यमी उद्योग जगत में अपना करने वाले, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार का जो बजट आया है, इसमें किसी भी वर्ग के बजट में बढ़ोतरी की है, किसी को भी कम नहीं किया। दूसरी बात, रोजगार परक बजट है। आप देखेंगे मुद्रा योजना की जो सीमा है 10 लाख से 20 लाख कर दी है। इससे रोजगार देने वाले होंगे और रोजगार भी देंगे। जहां तक महिलाओं की बात है तो उनको लेकर जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भी बढ़ोतरी की है। किसानों के बजट में उसमें भी बढ़ोतरी की है। तो निश्चित रूप से यह सकारात्मक बजट है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी, यह उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 24 लाख नए रोजगार जो है वह सृजित होने वाले हैं। बजट वास्तव में बहुत ही उपयोगी बजट है, सराहनीय बजट है। विपक्ष का जो भी दावा है वो चूंकि हमेशा से कुछ भी कार्य करता है, कुछ काम करेगा, विपक्ष उसका विरोध करता है, इस नाते में विरोध कर रहे हैं। बाकी ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा या पी चिदम्बरम जी जो बयान दे रहे हैं कि उनका बजट है, उनसे चढ़ाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसका स्वागत ही कर रहे हैं। ठीक है, अब बयानों का भी जिक्र करेंगे। अतुल यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। सीधे तौर पर शिव सिंह भारती जी ने कहा सराहनीय बजट है और सभी क्षेत्रों को, सभी राज्यों को यहाँ पर रखा गया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी राज्य नहीं है, कोई वर्ग नहीं है जो अछूता रहा हो, सबका ध्यान रखा गया है। ये जो बजट है ना, ये नाउम्मीदी का बजट है। जो ये केंद्रीय बजट जो है 11वां बजट केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है। इसमें ये बता दें कि जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और जो किसानों की आय दुगनी करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ऐसा तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। यह बजट है जो जनता के लिए निराशाजनक बजट है और ऐसा कुछ नहीं इसमें कि कुछ खास कर दिया गया हो। इसमें जनता के, आम जनता के हाथ में तो कुछ लगा ही नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश के लिए, तो कुछ ऐसा, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य जहां की 25 करोड़ की लगभग आबादी है और जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, अन्य कई नेता आते हैं, तो वहां के लिए ऐसा क्या दिया गया है
यह जो बजट है केवल 2 राज्यों को खुश करने के लिए किया गया है, बाकी अन्य राज्यों के हाथ में तो निराशा ही हाथ लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस बजट में। जो युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या, मतलब जो युवा है ना, उनके स्थायी रोजगार के लिए ऐसे क्या प्रावधान किए गए, ये भी बता दें भाजपा प्रवक्ता जी। दूसरी चीज है कि हमारे देश में कि बहुत बड़ी आबादी जो रेलों यानी ट्रेनों से यात्रा करती है, उनके लिए कितनी ट्रेनें बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, या ऐसा क्या बताया, क्या प्रावधान है। और रही बात ट्रेनों में जो जनरल डिब्बे हैं, चलो हम बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब स्लीपर से लेकर के एसी अन्य चीजों में हवाई जहाज में यात्रा कर लेते हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जनरल डिब्बे, सामान्य जो मेरे डिब्बे होते हैं उनमें यात्रा करते हैं। और किस तरह से आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ मैं भारती जी से। भारती जी, यूपी को लेकर बहुत ही ज्यादा नाराजगी है, डबल इंजन की सरकार है आपकी वहां पर, लेकिन वहां पर तो डबल फायदे की जगह सिंगल फायदे भी नहीं दिख रही है विपक्षी पार्टी को। मैंने फिर कहा कि विपक्ष को नहीं दिखेगा, लेकिन आप निश्चित रूप से मानिए जो बजट की राशि वगैरह जो भी आप देखिए, रोजगार सृजित होंगे तो रोजगार से ही सारी चीजों की उत्पत्ति होती है। आप देखेंगे ट्रेनों की बात कर रहे हैं, आप बिहार का क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बिहार नहीं किया, मैंने कहा अन्य राज्य क्यों छूटे हैं ये कहा। भारती जी अभी तक बिहार को लेकर जिक्र नहीं किया है, बिहार आंध्र प्रदेश की बाद में बात करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ठीक है जिया खान जी आपके पास आना चाहूंगी। सीधे तौर पर विपक्षी पार्टी का कहना है पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण और पूरे तरीके से निराशाजनक ये बजट है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका और चरण का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बुलाने के लिए, और मेरे जो सभी को पैनलिस्ट उनको गुड इवनिंग एंड जय हिंद। ये बजट जो इस बार का पेश किया गया है, इसमें एक बहुत यूनिक चीज है। जो पहला बजट पेश हुआ था, जो आर.के. शानमुख चेट्टी साहब ने पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को, उनका जो नेटिव प्लेस है वो कोयम्बटूर है, और हमारी जो अभी की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो बजट पेश किया है, इनका नेटिव प्लेस है वो मदुरई है। तो दोनों का ताल्लुक चेन्नई से है, मद्रास से है, तमिलनाडु से। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि इस पर विपक्ष का क्या कहना है, देखिए जब भी, ये आज कोई नई बात नहीं है, बजट जब भी पेश किया जाता है तो सत्ता पक्ष उसको, उसमें सारी अच्छाइयां ले लेके आता है कि इससे महत्वपूर्ण बजट कुछ हो ही नहीं सकता था, और विपक्ष उसमें कमियां लेके आता है कि इससे कमतर कुछ हो नहीं सकता था। तो ये हमेशा से चलता आया है और ये चलता रहेगा, और ये जनता को भी ये मालूम है कि सत्ता पक्ष जब भी कोई बजट पेश करेगा तो विपक्ष उसमें त्रुटि निकालेगा ही। अब हम आते हैं, जो ये कहा गया है कि ये जो बजट है इसमें 2 राज्यों पर खास ध्यान दिया गया है, एक बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। देखिए, भारत में विकास कहीं पर भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, वो विकास भारत का हो रहा है, और वो हम सब देशवासियों को उस पर गर्व होना चाहिए कि ये पैसा हमारे मुल्क के ही किसी सूबे में जाएगा। आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी, पोलावरम परियोजना, जो काफी सालों से लटकी हुई है और ये वहां का प्रेस्टिजियस इशू है। और अगर ये पैसा वहां पर पोलावरम परियोजना में लगता है तो वहां की जनता की, वहां के पूरे प्रदेश वासियों की जिंदगी बदल जाएगी। तो ये सराहनीय पहल है और इसका स्वागत करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरे पहलू पर, जिसमें हमारे समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा कि इस बजट में यूपी के लिए कुछ नहीं दिया गया, नौकरियों का कुछ नहीं किया गया। तो देखिए, हम लोगों के मन में ये एक धारणा पता नहीं कैसे आ गई है कि कामयाबी का मतलब सरकारी नौकरी है। अब अगर कोई सरकार कॉल लेटर दिखा दे कि ये देखिए हमने इतने कॉल लेटर इशू कर दिए हैं, तो फिर वो कामयाबी मानी जाएगी। जबकि भारत जैसे इतने बड़े देश में सबको नौकरी देना मुमकिन नहीं है। एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बात मेरी सुन लीजिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के लिए शुरू में, स्टार्टिंग में जब पहली बार 2014 में वादा किया गया था, तो यह वादा सरकार का था है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वयं कहा गया था। तो आप समझ सकते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हाँ हम किस तरह का रोजगार देंगे। आप बताइए। यादव जी आपके पास लौटूंगी, जिया खान को पहले अपनी बात रखने दीजिए। जी बोलिए। सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बात, जो आपने बात बोली है, आप भी शायद उसको सरकारी नौकरी ही मान रहे हैं कि उन्होंने सरकारी नौकरी को ही वादा किया था।
मैं अभी कर्नाटका के जिस हुबली शहर से जुड़ा हूँ, यहाँ पर इंफोसिस का ऑफिस है, यहाँ पर टाटा हिटैची का ऑफिस और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस है। इसमें जो भी काम करने वाले हैं वो उत्तर भारतीय हैं और बहुत अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम पीरियड में मैं एक चीज बता रहा हूं, जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तराखंड में मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। तो सुन लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण परिवेश है उसके लिए आप ग्रामीण परिवेश को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो किस टाइप की शिक्षा है और किस टाइप के रोजगार मिल सकते हैं, इसमें मेरे को बता दीजिए। सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, किसान, मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मेरे शहर का नाम बस्ती है। मेरी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का, ये बाकी सभी लोगों का ये दुर्भाग्य है कि वो सिर्फ ये मानते हैं कि सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी इसलिए नहीं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो पूरी जिंदगी आराम तकदीर में गुजर जाएगी, फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा और टैक्स पेयर के पैसे पे अय्याशी होती रहेगी। ये चीजें देखिए, अब ये बहुत दिनों तक ये भारत ये चीजें, ये धारणा जनसंख्या में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये आप उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं, ये आप उत्तर प्रदेश की जनता मुझे का अपनी अपमान बात कर रहे हैं। कंप्लीट कर लेने दीजिए। अतुल जी, लौटूंगी आपके पास, पहले जियाज खान को अपनी बात रखने दीजिए। जी बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ पर IIT है, IIM है, और IITians और IIM वहां से पास आउट होने के बाद भी वो खुद नौकरी खोजने के फिराक में रहते हैं, जबकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कई बार ये कह दिया है कि यहाँ पर आप रोजगार के अवसर पैदा करिए। अब IITians और IIM जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ आदमी वो नौकरी खोजेगा तो फिर बताइए हमारे देश का क्या हाल होगा। वो तो अपने आप में वो सर्वगुण संपन्न है, इसलिए सरकारी नौकरी वाला जो ये एक तमगा लगा दिया गया है। और सरकारी नौकरी किस लिए? एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर सुंदर बीवी और मोटा दहेज, और उसके बाद आराम से जिंदगी गुजर जाएगी। देखिए एक चीज मैं आपसे, अतुल जी एक एक करके अपनी बात रखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जिया खान ने सीधे तौर पर कहा उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम चीजें कि तमाम वर्गों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है, और सीधे तौर पर कहा कि कोई भी पार्टी बजट पेश करे, कोई भी सत्ताधारी पार्टी, विपक्ष को नाराजगी होती ही होती है। जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष का काम है कि वो अपने अनुकूल बजट बनाए और अपनी बातों को जनहित तक पहुंचाए कि मैं हमारी सरकार जो है वो जनहित में काम की है और जनहित के लिए बजट बनाई है। अब विपक्ष का काम है कि वो सत्ता के कमियों को जनता तक बताए कि ये जो बजट है वो आम जनमानस को कहां कहां पर कैसे नुकसान कर रहा है। देखिए, जहां तक ये उत्तर प्रदेश में पीडीए की गठबंधन ने एक 3 मुद्दों पर लेकर के चुनाव लड़ा था। वो महंगाई के मुद्दे पर, और दूसरा जो है उन्होंने संविधान पर, और तीसरा जो है कि विकासवादी योजना जो रोजगार है, रोजगार से वंचित समाज है और युवा है, परेशान है, इन सब मुद्दों को लेकर के चुनाव में खड़े थे। और वही बात बजट पर माननीय अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार दुगनी आय करने के लिए बात कही थी, वो पूरी तरह से उस पर कोई स्पष्ट नहीं है। फिर उसने एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि समर्थन किसानों को नहीं, सहयोगी दलों को दिया है, जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य पर सरकार दे रही है। ये एक बड़ी कमेंट है, इस पर ध्यान देने की चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले बेरोजगार कर लेते हैं, सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि पहले बेरोजगार करते हैं, फिर बेरोजगारी बढ़ाते हैं, फिर आधा अधूरी नौकरी देते हैं। ये अग्नि जो सेना में नौकरी दी जा रही है उसके ऊपर भी कमेंट है। नौजवानों के भविष्य को अंधेरे में छोड़ देते हैं, अग्निवीर के बारे में उनके सीधे कमेंट है। तो ये महंगाई को लेकर सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी से लेकर के मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए ये बजट बहुत सुलभ नहीं है, उनके लिए परेशानी है। उन्होंने कहा कि परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ वो किचन की बजट जो है वो जो इन्होंने किया है वो कम से कम 12 लाख रुपया सालाना करना चाहिए, जिससे बजट में छूट मिले और लोग परिवार को, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी इतनी महंगी हो गई है कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उसके परिवार के लिए कैसे स्वास्थ्य के लिए दर दर भटकते हैं। शिक्षा इतनी महंगी है, प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा के लिए लोग परेशान होते हैं, कैसे अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकें। इसके साथ ही रोजगार की गारंटी पर
सरकार का स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक पीछे सरकार की ओर से एक बड़ी योजना आई है CSR के माध्यम से, जो रोजगार परक के लिए नई नई योजनाएं बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि जो CSR का फंड होता है वो रोजगार के लिए दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, इस भविष्य में देखना कि कितना होता है। मंडी, जो किसान मंडी के साथ साथ वो फूड पाथ के लिए बना रहे हैं, ये भी सरकार की एक अच्छी योजना है। लेकिन आम आदमी को इससे कितना लाभ तुरंत मिलेगा, क्योंकि जनता जो है परेशान है और वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमें सुविधाएं मिलें, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार आंकड़ों में भले बताए कि हम सस्ते दर पर उस प्रतिवर्ष के तुलना में हमारी महंगाई दर कम है, लेकिन आम जनता के लिए महंगाई अभी भी ज्यादा है। ठीक है भारती जी, रोजगार और महंगाई ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसको लगातार उस पर सवाल उठाते हुए विपक्ष भी नजर आया है। क्या रोजगार और महंगाई का जिक्र नहीं किया गया बजट में, ध्यान ही नहीं दिया गया? बिल्कुल। देखिए महंगाई का क्या है, महंगाई आप वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो महंगाई से पूरा विश्व जूझ रहा है। बड़ी बात यह होती है कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया है। और आप देखेंगे रोजगार की जहां तक बात है, रोजगार को लेकर जिस तरह से ये बातें आती हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी अभी कह रहे थे इतने रोजगार दिए, तो इनके लिए रोजगार नौकरी सिर्फ इसलिए है कि इनकी सरकार में नौकरियां दी गई और वो भी एक विशेष वर्ग को दी गई और वो भी अटैची लेकर दी गई। गलत और मिथ्या। ठीक है भारती जी, भारती जी ठीक है, अतुल जी लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी अतुल जी आपके पास। उनके लिए वही है, लोकसभा चुनाव में एक एक करके अतुल जी लौटूंगी आपके पास। पहले जनता जनार्दन है, सबक क्या करती है वो अलग की बात है। नहीं एक एक करके अतुल जी एक एक करके मैं लौटूंगी आपके पास। पहले भारती जी से अपने सवालों का जवाब ले लूं, आपके ही सवालों का जवाब लूंगी। अतुल जी रुकिए, एक मिनट। पार्टी की सरकार में ज्वाइनिंग लेटर मिला है तो निष्पक्षता से मिला है, निष्पक्षता से ज्वाइनिंग लेटर मिला। ठीक है, एक काम कीजिए, आप दोनों लड़ लीजिए। और की सूची मंत्रियों के आते क्यों है? रोजगार की सूची मंत्रियों के भारती जी अतुल जी 11 पेपर आउट हो चुके उत्तर प्रदेश में। एक एक करके आप अपनी बात रखिए, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लड़ते रहेंगे आप दोनों। एक एक करके आ रही हूं आपके पास भी। अतुल, भारती जी, चूंकि अगर यूपी को जिक्र, ठीक है, मेरा सवाल आपसे यूपी को लेकर अगर मैं बात कर लूं, यूपी को लेकर ही नाराजगी है ना? क्या ये वजह मानी जा सकती है कि 33 सीट आई लोकसभा में इसीलिए नाराजगी है पार्टी में, इसलिए कहीं ना कहीं बजट में दिया नहीं गया? यही विपक्षी पार्टी भी कह रही है, आप जवाब दीजिए इसका। मुझसे पूछा? जी भारती जी आपसे ही पूछा। जी क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, क्या ये वजह हो सकती है नाराजगी को लेकर? अखिलेश यादव का भी यही कहना है। देखिए क्या ना, यह देश का, देखिए देश का बजट है। अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं वो उनकी बात, यह देश का बजट है, ये पूरे देश का बजट है, किसी राज्य का बजट नहीं है। और जब देश का बजट पेश होता है तो हर राज्य के बारे में विचार करके और बजट को पेश किया जाता है। सीटें कहाँ कम हुई, सीटें कहाँ ज्यादा हुई, इसका आधार उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है और उसमें बहुत सी चीजें रहती हैं। ये कहाँ पर इसमें इनको ये दिख गया, हम आवासों की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम अन्य योजना की बात करते हैं, हम किसानों को जो सहयोग राशि देने की बात करते हैं, ये एक योजना का समर्थन नहीं करते, हर योजना का विरोध करते हैं। खुद बेरोजगारी भत्ता बांटते, ये खुद बेरोजगारी भत्ता सरकारों में बांटते थे, उसकी बात नहीं करते। ठीक है अतुल जी, ठीक है अतुल जी, भारती जी लौटूंगे आपके पास दोबारा से। अतुल जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। अतुल जी, क्या नाराजगी है? बिहार को मिल गया ना, जिस तरीके से अति पिछड़ा सबसे ज्यादा राज्य बताया जाता है। आंध्र प्रदेश को भी लगातार कहीं ना कहीं, चूंकि अगर सबसे बड़ा सवाल ये है, आप देखिए ना अभी तक कौन से ऐसे राज्य जिसकी राजधानी नहीं है? आंध्र प्रदेश ही तो है, और अगर विकसित करने के लिए उसे आवंटित किए गए हैं तो उसमें गलत क्या है? आप बिहार को लेकर देखिए, ठीक है एक मिनट, बिहार को लेकर अतुल जी मैं आना चाहूंगी। सबसे ज्यादा अगर अति पिछड़ा है, आप कहीं भी जाइए राज्य में, बिहार की स्थिति जो है वो और राज्यों से हटकर है, अलग ही स्थिति है। अगर वहां पर 58,500 करोड़ दिए जाते हैं बजट में तो क्या गलत है? भी राज्य समान है, उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है और यहाँ से जो कितनी बहुत बड़ी आबादी है और ग्रामीण आबादी अन्य और शहरी आबादी, तो सभी को
कोई भी घर का मुखिया होता है तो उसे परिवार के 5 सदस्यों का या जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्यों का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं किसी, तो इनके द्वारा जो 2 राज्यों से समर्थन लिया गया है उस समर्थन का मूल्य चुका रहे हैं, ना कि अन्य राज्यों के द्वारा, अन्य राज्य जो है चाहे उत्तर प्रदेश है, अन्य राज्य हैं, उनके साथ भी ऐसा भेदभाव क्यों? हमारा मानना है कि अन्य राज्यों को भी सब कुछ दिया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही को प्रोत्साहन देना चाहिए। उनका विकास करें, वो मांग रहे हैं और वो बिहार राज्य को जितना ज्यादा मदद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश को जितना ज्यादा मदद कर सकते हैं की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे गुस्से उत्तर प्रदेश में जो इनके समाजवादी पार्टी को जिताया गया है, भारतीय जनता पार्टी को नकारा गया है, इसलिए ये भेदभाव कर रहे हैं। ये मेरा कहना है। आपका कहना है सरकार बचाओ बजट है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। आपने कहा कि भेदभाव सभी राज्यों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आपकी जो गठबंधन सरकार बन रही है, जो आपकी गठबंधन पार्टी है, उसमें सीधे तौर पर तो तमाम बयान सामने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार को सब कुछ दे दिया, उधर राबड़ी देवी कह रही है कि झुंझुना थमा दिया। मैंने ये कहा है कि हर किसी का नजरिया अलग है। हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठे हुए हैं, तो हम अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे जो मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उनकी बातों को रख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला है, तो साफ सुथरा दिख भी रहा है। ठीक है भारती जी, उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला, जवाब दीजिए इसका। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को जो मिला है, आप अभी हमारे साथीगण कह रहे थे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से नई प्रगति की ओर जो बजट में जो उत्तर प्रदेश को दिया गया है, और निश्चित रूप से मानिए यह धरातल पर भी उतरेगा। यह बजट कोई झुंझुना या ऐसे शब्दों का यह प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह का नहीं है। बजट वास्तव में भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उसके लिए बजट है। माननीय अतुल जी को अगर नहीं दिख रहा है तो अतुल जी अपना चश्मा साफ कर ले। और जहां तक ये कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से बैठा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर, चश्मा साफ है, जनता का चश्मा भी साफ है, और यही चश्मा जो है ना, जो अभी आपको जनता ना दिखा देगी आईना 10 जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो होने जा रहे 10 सीटों पर, यही जनता दिखाएगी कि आप भ्रम फैलाना आपका काम है। भ्रम फैलाना आपका काम है। आप चुनाव से भ्रम फैलाना आपने शुरू किया, चुनाव से भ्रम फैलाना आपने शुरू किया। आज तक मैं आपको सिलसिला चाहती है, जनता बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को समझ लेती है। ठीक है, जनता बहुत जल्दी और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। ठीक है भारती जी, निश्चित रूप से जिस तरह से आपने भ्रम फैलाया, चुनाव में भ्रम फैलाया, उस भ्रम फैलाते जिस तरह से आप चीजों में बढ़ोतरी कर ली, आपका मनोबल निश्चित रूप से था, लेकिन मनोबल आपका बहुत एक एक करके बात रखिए, दोनों में से किसी की बातें समझ नहीं आ रही है। एक एक करके रखेंगे आप बात, तभी तो समझ में आएगी ना। दोनों एक साथ बोलेंगे तो कहां से समझ पाएंगे? महंगाई के संदर्भ में बता दीजिए कि जो आम घरों में किस तरह से महंगाई कम हो, जिनके प्रति जो पढ़ाई लिखाई से संदर्भ है कि आदमी को 2 पैसे कैसे बचे, इस संदर्भ में तो आपसे कोई बजट में बता दो, कोई खूबी हो ऐसी। जवाब दीजिए भारती जी। अभी देखिए, इन्होंने शिक्षा को लेकर जो बजट है, आप पहले पूरा बजट पढ़ लीजिए। मुझे लगता है तुल जी थोड़ा सा बजट में आप नजर डालेंगे तो निश्चित रूप से, मैंने फिर कहा, एक एक पॉइंट पे चर्चा करने का ना समय है और ना पूरे विषय को क्या रखा जा सकता है। आप निश्चित रूप से मानिए कि जिस तरह से शिक्षा में जो हम लोगों को ऋण मिलता था, उस ऋण को बढ़ाया गया, राशि को बढ़ाया गया, ठीक है, उसमें छूट भी की गई है। आप मुद्रा लोन के जरिए, स्टार्टअप के जरिए नए नए रोजगार विकसित हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित हो रहे हैं। नए औद्योगिक पार्क खड़े करने की जो बात हो रही है, वो 2 नए बड़े औद्योगिक पार्क, 2 औद्योगिक पार्क उत्तर प्रदेश में भी बनने वाले हैं। इन सबका भी जिक्र करिए। आप आने वाले समय में, मैं फिर कह रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री काल में डबल इंजन की सरकार है। भारत और उत्तर प्रदेश दोनों इंजन तो आपस में टकरा रहे हैं। आप उसमें मजा मत लीजिए, आपको उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप मजा मत लीजिए, आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आप देखते जाइए, ठीक है भारती जी। अतुल जी लौटूंगे आपके पास, उससे पहले आप जिया खान जी के पास आना चाहूंगे। जिया खान जी, सरकार का कहना है विकसित भारत बजट, तो उधर विपक्षी पार्टी का कहना है कि कुर्सी बचाओ बजट। मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में यही कहा था कि जब भी बजट आता है तो सत्ता पक्ष उसकी
तारीफ करता है, विपक्ष उसमें कमियां गिनाता है। यूपी को लेकर के हैं, चूंकि लगातार अतुल जी भी यही कह रहे हैं कि यूपी को कुछ भी नहीं मिला। देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे कि किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, तो आम जनता के खाते में तो कुछ नहीं जाता है, जो जाएगा वो सरकार को जाएगा। इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से नौकरी बढ़ाने के, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए मुद्रा योजना और बहुत सारे स्कीम्स में इतने सारे पैसे आवंटित किए गए हैं, उसका फायदा पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। वही मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं कर्नाटका से, जिस प्रदेश से आपसे जुड़ा हूं, यहाँ पर जो पूरा प्राइवेट सेक्टर है उसमें काम करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार और नॉर्थ इंडिया के लोग हैं। उनकी रोजी रोटी यहाँ पर चल रही है। तो इन्होंने तो बहुत इसमें जो मैं उस स्कीम का नाम भूल रहा हूँ जिसमें उन्होंने कौशल जो उन्होंने ये पहले कांग्रेस का एक्ट था, आईटी एक्ट 1961 कांग्रेस का एक्ट था, उसको उन्होंने चेंज किया है और उसमें इंटर्नशिप की बात की है। टॉप की कंपनियों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है जो युवाओं को दिया जाने वाला है, और इसमें जिसमें काबिलियत होगी वो 100% वो कामयाबी पाएगा और बहुत टॉप की पोजीशन पे जाएगा। तो ये अगर कोई ये कह रहा है कि हमको कुछ नहीं मिला, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए। जो आईआईटी है या आईआईएम, ये कितने युवा कर पाते हैं? सामान्य घरों से जो आने वाले युवा है उनके लिए किस टाइप का रोजगार हो? अतुल जी, उसके लिए तो क्राइटेरिया होता है ना, ये तो उसके लिए क्राइटेरिया होता नहीं, मैं जो भाई हम आप कह रहे हैं, मैं आपके जो बातों का स्वागत करने, लेकिन एक चीज है कि देश में आईआईटी कितने लोग कर पाते हैं, या आईआईएम कितने कर पाते हैं, या अन्य बहुत बड़ी डिग्रियां कितने लोग हासिल कर पाते हैं? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर स्नातक जो है, मतलब बीए, बीकॉम, एमकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इन सबके लिए ऐसा क्या समावेशी बजट में किया गया है जिससे ये रोजगार पा सकें? जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आईआईटी हो या आईआईएम हो या मेडिकल के टेस्ट हो, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो उसमें सिलेक्ट होगा वो उसमें उसको नहीं, मैंने आपसे कहा कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में, हम समझ लें कि कितनी सीट है, बता दीजिए। देखिए, आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, या जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं, उसमें जो दाखिला होता है उसका क्राइटेरिया है। जिसके अंदर काबिलियत होगी वो सिलेक्शन पा जाएगा। सीट देखिए जो हमारा राज्य है, हम एक राज्य की बात कर रहे हैं, उस राज्य की परिस्थिति के अनुसार अगर आप ट्रेनों में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, रोजगार इस तरह से सृजित होना चाहिए कि भीड़ जो कम हो, रोजगार मिले और वो अपने क्षेत्र में मिले। सर, मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ जी। जब हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी, वो मनरेगा लेके आए थे, ठीक है, मनरेगा लेकर आए थे, और उसमें मेरी जहां तक समझ कहती है, मैं अभी मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे बिठाया गया है, लेकिन मैं अभी स्टूडेंट हूँ उसका। जो मनरेगा आया था उसमें सरकार का क्या क्राइटेरिया था? रोजगार देना था या जो माइग्रेशन होता है वो कम करना था? अगर मनरेगा जैसी योजना देने के बावजूद भी, इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद भी हमारा माइग्रेशन बंद नहीं हुआ, जो गरीब थे वो आज तक भी करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गरीब रह गए, तो इस योजना पर आप क्या कहेंगे? तो सरकार के माइग्रेशन वहीं का वहीं है। देखिए, बीजेपी को मिले सर, मैं अपनी और बात पूरी कर लूं। नहीं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो है, अतुल जी, बात है, ठीक है अतुल जी, पहले जिया खान जी को अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, मैं समर्थक, देखिए मैं समर्थक नहीं हूँ, नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के अगर समर्थक के तौर पे बात रख रहे हैं तो बहुत स्वागत है आपका, लेकिन आप अगर इसमें समर्थन वाली कोई देश के समझ नागरिक की बात रखना चाहते हैं तो वो सबसे अच्छी बात होगी। मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। नरेगा चलाया गया था बस गरीबी हटाने के लिए, माइग्रेशन कम करने के लिए, वो चीजें आज भी बरकरार है। बीजेपी ने तो 10 साल रूल किया है, उनका तीसरा टर्म है। अगर पिछली सरकारों ने माइग्रेशन नहीं कम कर पाई। ठीक है, सत्येंद्र जी आपके पास लौटूंगे, आप दोनों के पास। सत्येंद्र जी, चूंकि अगर इस बजट को लेकर खास तौर पर फोकस किया जाए तो लगातार यही आवाज गूंज रही है कि बीजेपी गैर शासित जो राज्य हैं वहां पर कुछ भी नहीं दिया गया। जी, 2004 से 14 के बीच में हम देखें कि जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार की अधिकांश लाभान्वित योजनाएं दक्षिण भारत में चलती थी, क्योंकि वो यूपीए सरकार पर ज्यादा से ज्यादा इन लोगों का समर्थन था।
तमिलनाडु से था, कर्नाटक से था, ये सब राज्यों में इनकी लोगों के द्वारा ही सरकार चलाई जाती थी। जब 2004 से 9 तक राष्ट्रीय जनता दल का भी गठबंधन में बना रहा, तो इन लोगों अपने मनमाफी की योजनाएं चलाते थे। तो यह कहना बेमानी है किसी के लिए कि योजनाएं सरकार अपनी आवश्यकता और व्यवस्था के अनुसार अपनी बजट को ध्यान में रखती है कि सरकार भी चलानी है और जनता तक सुविधाएं भी पहुंचे। अभी इस विषय एक और बात कहें कि बिहार और आंध्र प्रदेश की बात चल रही है। बिहार वास्तव में वो 2004 के जब देश में मतलब बिहार और झारखंड अलग हुए तभी से स्पेशल इकोनॉमिक सब्सिडी चाहते थे और इसके लिए नीतीश कुमार और बाकी दल भी संघर्ष करते रहे। सरकार एक बार नीतीश कुमार ने इसमें पार्टी छोड़ भी दिया था, गठबंधन से हट भी गए थे एनडीए से। तो अगर ये बजट मिला है, चाहे आंध्र प्रदेश मिला, ये मिला है, तो इसे गलत नहीं लेना चाहिए। लेकिन देश का जो भी सरकारें हो सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देना चाहिए कि कोई पिछड़ा न रहे, अति पिछड़ा भी ना हो और कोई इतना आगे न जाए कि पिछड़ा वाला उसको पकड़ न सके। तो बजट में सबको समायोजित करके ही बनता है और बनाना भी चाहिए। और दूसरी बात में अभी उत्तर प्रदेश की क्या नाम है, रोजगार की बात कर रहे हैं कि निवेश की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि उत्तर प्रदेश में कई बार मेगा शो इवेंट किया गया बाहर से निवेशकों को बुला करके, तो उसमें अभी तक 1% ही निवेश हुआ है। कई हजार करोड़ के घोषणा के बावजूद 1% निवेश होना, इससे साफ जाहिर होता है उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया बड़ी धीमी है। भले सरकार अपनी तरह से औद्योगिकरण कर रही है लेकिन बाहर से निवेशक नहीं आ रहे हैं। इस पर सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है भारती जी, सूबे का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी लगातार सवालों के घेरे में, जवाब दीजिए आप सत्येंद्र जी का। जी निश्चित रूप से निवेशक आते हैं और निवेश के लिए अप्रोच भी किया जाता है और आप देखेंगे कि जहां तक के निवेशक आए और निवेशकों ने अपने जिस तरह से जिस फील्ड में भी उनको करना था किया, लेकिन सरकार अपनी तरफ से बहुत सजग है। सरकार भी रोजगार पैदा करने के लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको नीचे तक लागू किया है। आपको मुझे लगता है दिखेगा नहीं, लेकिन आप मानिए कि स्टार्टअप से और इतने रोजगार उपलब्ध हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखेंगे नए नए युवा रोजगार देने का काम कर रहे हैं, रोजगार मांग नहीं रहे हैं पर रोजगार दे रहे हैं। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि उनके लिए रोजगार सिर्फ वो जो है सरकारी नौकरियां हैं। तो मुझे लगता है कि सोच को उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के आवेदन आए थे, बता सकते हैं कितने आए थे और कितने पदों के लिए आए थे? जवाब दीजिए भारती जी। देखिए है क्या ना, आप पुलिस के आए थे कि लेखपाल के आए थे, आप उसी बात के रहेंगे। मैं फिर वही बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है वो, क्या जो जिन्होंने आवेदन किया है वो बेरोजगारी के जो अगर उनके पास रोजगार होता तो क्या वो आवेदन करते? बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि रोजगार नए नए क्षेत्रों में सृजित हो और रोजगार नए नए क्षेत्रों में सृजित भी हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ उस पॉइंट को हिट करना चाहते हैं कि जहां से सरकार को घेरा जा सके। तो निश्चित रूप से मानिए कि देश हो या प्रदेश की बात हो, दोनों में आप अगर देखेंगे। लेकिन भारती जी, क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी गैर शासित राज्यों को फोकस नहीं किया गया है, जहां पर बीजेपी शासित राज्य उन्हें ही सिर्फ फोकस किया गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में तो सरकार है फिर भी घेर रही है। उत्तर प्रदेश में तो केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकार है फिर भी घेरा जा रहा है। तो यह कहना कि जहां पर टकरा रहे हैं ना, उधर हिमाचल प्रदेश में भी तो सुक्खू जी यही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला। ठीक है भारती जी, उधर हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी तो यही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला। कहां पर नहीं मिला? हिमाचल प्रदेश। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं कह तो रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके बाद भी घेर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि गैर शासित राज्यों को की उपेक्षा की गई है, ऐसा कतई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि देश का बजट है और देश के विभिन्न राज्यों को उसमें रख के और बजट को बनाया गया है और बजट बड़ा ही प्रभावी बजट है। उस बजट के सारे पहलुओं पर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से
बजट बड़ा ही सराहनीय है। ठीक है भारती जी, राहुल गांधी ने एक आज बात बोली है, जब संसद से उन्होंने वॉकआउट किया था विपक्षी पार्टी ने, उन्होंने कहा कि ये बजट कॉपी पेस्ट बजट है। फिर मैं कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट बजट है, तो उसकी सराहना करें ना, कॉपी पेस्ट है तो उसका स्वागत करना चाहिए उनको, उनके लिए तो अच्छी बात है ये। ठीक है अतुल जी, कॉपी पेस्ट बजट है, चूंकि राहुल गांधी ने ये तो कह दिया, तो कॉपी पेस्ट बजट है तो अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें से तो बुराइयां निकाल रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? जब आपकी सरकार ने ये बजट पेश किया था तो ये गलत तरीके से बजट पेश किया गया था। देखिए, जो योजनाएं हैं लानी चाहिए, उचित तरीके से लानी चाहिए, किसी की जिससे उसमें है कि जिससे सभी का विकास हो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ना, केवल क्या किया जा रहा है इस समय, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के संदर्भ में सोचा जा रहा है, बजट के माध्यम से किसको खुश किया जाए। लेकिन कॉपी पेस्ट जी ठीक है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो कांग्रेस की एक योजना उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाली थी, उन्होंने उसको कट पेस्ट कर दिया, उसके संदर्भ में उनके द्वारा कहा गया है। वो कांग्रेस के प्रवक्ता उचित तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं अपने अपनी समाजवादी पार्टी में आप उनके लाइन में अतुल जी ये बात आप कैसे बोल रहे हैं? इंडी गठबंधन आप सब दलों के मैं इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठा हुआ हूं और मैं अपनी पार्टी के साथ अगर प्रश्न पूछा तो मैंने उसका जितना मुझे उचित जवाब देना था मैंने दिया, और मैं समाजवादी पार्टी का अपना पक्ष रखने के लिए ही अधिकृत हूं इस समय। ठीक है, जवाब दीजिए भारती जी। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह विपक्ष को भी लग रहा है कि जो यह बजट पेश हुआ है उस बजट की बड़ी सराहना, तो वह मनी मन मुस्कुरा रहे हैं और उसकी सराहना भी कर रहे हैं, उसका क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं। अगर वह कुछ कह रहे हैं तो वह स्वागत योग्य। नहीं, एक चीज बताइए, इस समय चैनल को जब बजट पेश हुआ है तो कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था। कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है। नहीं बिल्कुल, ये बात से आपके सहमत हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखिए, यूपी में भी जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ उसमें तो आपकी मिली जुली पार्टी थी ना, आप दोनों के साथ में तो चले साइकिल। क्या कहा मैंने? उनका पक्ष रखा। आपने कहा, मैंने आपसे आपका सार्थक जवाब दिया कि उनके अपने मैनिफेस्टो में एक बिंदु रखा गया था, वो था कि युवाओं के लिए, उसको उन्होंने कट पेस्ट करके पेश किया है। उसके संदर्भ में माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात पे कहा था। तो ऐसा जब केवल ये नकल टेपना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं इस बात। ठीक है भारती जी, अखिलेश यादव का बयान, उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें पकौड़ा और जलेबी थमा दी जाए, ये कॉम्बो उनको पसंद नहीं आया। देखिए, शब्दों के साथ खेलना विपक्ष को बहुत अच्छे से आता है और वह शब्दों के साथ खेल लेते हैं। अभी चुनाव होकर गए, मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव से अभी निकल के आए हैं, सीटों में बढ़ोतरी की है, वो अभी एक भ्रम फैला के, और उस गलत चीज है। लोकतंत्र में आपको अगर चुने तो वो लोकतंत्र है, अगर हमें चुने, अगर हमारी सीटें बढ़े तो वो मतलब भ्रम है। ये आप कैसे है जनता के साथ ऐसा कह सकते हैं? बताइए, जनता जनार्दन होती है, ये स्वीकार कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप गलत चीज बोल रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए अतुल जी, आपका समय है, हमारा भी समय इस डिबेट में। भारती जी बोलिए। आप निश्चित रूप से मानिए कि जिस तरह का भ्रम फैलाकर आपने सीटों में उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ोतरी की है संविधान के नाम पर, संविधान के नाम पर। दूसरा क्या है, आप इसी तरह से शब्दों के जाल से झुंझुना है। 3 से 4 नेताओं के द्वारा क्या कहा गया था? हमें 400 सीटें क्यों चाहिए हैं? क्यों चाहिए बता दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, अब क्या कहा था अयोध्या के आपके उस समय के सांसद महोदय जी को? अब तो हमारे सांसद हैं वहां पर, समाजवादी पार्टी। क्या कहा गया था बताइए। क्या कहा था? क्या कहा गया था? अरे भाई, कहा था हमें संविधान, हमें 400 सीटें दीजिए, संविधान में बदलाव करने की बात। अरे भाई, एक चीज क्या बदलाव कर देंगे? ठीक है, मुद्दे से भटकिए नहीं। अतुल जी, आप बयान आइए, देखिए, आप डिबेट कर ले जाना। ठीक है अतुल जी, भारती जी, मुद्दे से भटकना नहीं है, बजट का ही आज मुद्दा है। कहाँ जा रहे हैं आप संविधान पर? आज डिबेट को अगर आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, डिबेट को डाइवर्ट कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने झूठ फैलाकर आप एक भी बयान किसी का लाइए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, संविधान में क्या संशोधन कर देंगे? क्या संविधान में संशोधन करेंगे, ये बता दीजिए। ये भी विषयों में रखा हुआ है, तो इस विषय को भी कोट कर दीजिए आप।
इसको स्वीकार कर लीजिए। एक एक करके जनता के द्वारा, उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा आपको नकारा गया है, इस चीज को स्वीकार कर दीजिए। आपको सेकंड नंबर की पार्टी बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी को देश की लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया गया है। ठीक है जी। झूठ के पैर बहुत लंबे होते हैं, बहुत तेज दौड़ता है। सुनिए अतुल जी, झूठ इतनी तेजी से फैलता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब सच का सामना होता है तो झूठ की कोई हैसियत नहीं रह जाती है। आने वाले समय में आप निश्चित रूप से देखिए, आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को झुंझुना पकड़ा दिया उत्तर प्रदेश में, आप अखिलेश यादव जी वास्तव में खुश होने के लिए उसके पास बहुत बड़ा मुद्दा है, वो खुश हो सकते हैं, लेकिन हर मुद्दे पर मैं फिर कह रहा हूँ, आप बजट पे आइए। बजट में के संदर्भ में आप किसानों की हितैषी बनना चाह रहे हैं, तो किसानों के लिए आय दुगनी के लिए क्या प्रावधान किया गया है बता दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दीजिए। भारतीय हर क्षेत्र में कैसे है, हर क्षेत्र में कैसे आय दुगनी करने के लिए क्या कर दिया गया? क्या यूरिया खाद या अन्य चीजों के दाम कम कर दिए गए, आधे कर दिए गए, बता दीजिए आप। किसी भी देखिए, आप देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपना जो एजेंडा है वो आप लेकर आए हैं कि किसने क्या कर दिया। मैं कह रहा हूँ जो बजट पे हुआ उस पर बात करिए। हम विपक्ष हम तो आवाज उठाएंगे हम जनता की आवाज उठाने के लिए। किसानों के बजट आप बिल्कुल उठाइए, बिल्कुल। किसानों के बजट में कहाँ कटौती कर दी है बताइए आप? किसानों के बजट में कहाँ कटौती कर दी? लेकिन आप जो बात कहेंगे क्या प्रावधान किया गया ठीक है, आप बता दीजिए। किसान की आय कैसे दुगनी हो है, अन्य उनके लिए क्या मतलब ऐसा किया गया है? जनता जो जानना चाहती है, और आप जो हैं आप ठीक है। भारती जी, किसान, गरीब और मध्यम वर्ग क्या क्या किया गया, एक बार जल्दी से बता दीजिए। देखिए, मध्यम वर्ग, हमारा जो भी मध्यम वर्ग है या किसान है, आप देखेंगे अभी आवास योजना है, हम लोग लेकर आए हैं 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में हम आवास देने वाले। ठीक, मुद्रा लोन, आप उससे कौन इफेक्ट करेगा? आप ऐसे कर देंगे कि मुद्रा लोन भी कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। मुद्रा लोन बहुत बड़ी योजना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार अगर रोजगार कहीं सृजित होता है तो उससे हर वर्ग इफेक्ट करता है। ठीक है। इंटर्नशिप को लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, इंटर्नशिप, ठीक है, जो नए जो यहाँ पर अभिव्यक्ति आएंगे इंटर्नशिप को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्हें नौकरी दी जाएगी कि नहीं? तो बड़ी बिल्कुल, क्यों नहीं दी? अच्छा, इंटर्नशिप का मतलब क्या है? 500 बड़ी कंपनियों में अगर इंटर्नशिप हम लोग करवा रहे हैं और तो वो करके कहाँ जाएंगे? रोजगार ही उनके लिए रोजगार। अतुल जी, देखिए 1 करोड़ ऐसे छात्र हैं जिन्हें नौकरी दी जाएगी, पहले इंटर्नशिप, वो भी टॉप कंपनीज में। जवाब दीजिए अब आप इसका। जब कंपनियां खुलेंगी, कहीं ना कहीं रोजगार सृजित होगा, तभी तो होगा। कहीं तो ऐसा कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। किया ना 500 टॉप कंपनीज है, 1 करोड़ यहाँ पर होंगे। फैक्ट्रियां खोल दी गई, कहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है? वो जमीन पर तो दिखना चाहिए ना कि वो बच्चे जाएंगे कहाँ इंटर्नशिप करके। कह तो रहे हैं कि उन्हें इंटर्नशिप के बाद नौकरी भी दी जाएगी। तो मैंने यही तो कहा कि कहाँ जॉब करने के लिए जाएंगे, कहाँ फैक्ट्री खोली जा रही है? टॉप कंपनियों में दी जाएगी नौकरी, है ना जी भारती जी? भाई जवाब दीजिए भारती जी इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या कि अभी इनको कुछ नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल, मैंने फिर कहा ना कि अपना ये नजर उनकी जो है वो उसी पर टिकी हुई है। रोजगार किसी भी रूप में हो, रोजगार व्यक्ति के हाथ में काम होना चाहिए, हर व्यक्ति के हाथ में काम हो, तो किसी भी रूप में हो, वह अपना परिवार चलाने में सक्षम हो। देखिए, ये बात तो आप भी मानेंगे ना, ये बात तो आप इन सभी बातों से आप सब भी सहमत हो सकते हैं कि अगर एक कंपनी खुलती है तो देखिए वहां पर जो आवेदन देने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही होती है। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी, मुझे इनकी आवाज नहीं आ पाई थी। हेलो जी, मेरी आवाज ठीक है, मेरी आवाज मिल पा रही है आप दोनों को? जी जी मिल रही है। ठीक है, आप ये चीज मानते हैं कि नहीं? चूंकि रोजगार का मुद्दा हमेशा हमारे देश में बड़ा रहा है, ये बात तो कहीं ना कहीं जग जाहिर है कि अगर एक कंपनी खुलती है तो उस कंपनी में आवेदन के लिए हजारों लाखों वहां पर लोग पहुंचते हैं, तो सबको तो रोजगार देना पॉसिबल है नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आ गया था तो बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पे आ गया था। तो 10 साल में अभी तक क्या किया गया? या 11वां बजट है, और 11वें बजट में जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए या बेरोजगार युवाओं के लिए क्या रखा गया है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब ठीक है, जल्दी से आखिरी संक्षेप में जवाब दे दीजिए। जिया खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब ये फिलहाल अपडेट है कि नीति आयोग की बैठक होने वाली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। अब देखिए, बजट की नाराजगी ऐसी है कि कांग्रेस के जो 4 मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है कि इस बैठक में मौजूद नहीं होंगे। क्या असर लग रहा है बजट का? मैडम, मैं एक दूसरी बात इस पर लाना चाहता हूँ। ठीक है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा
कि यहाँ पर भारत में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को और बिजनेस को बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन उसका जिम्मा दे दिया जाता है नौकरी, ये ब्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को, जो खुद पूरी जिंदगी नौकरी पाने की का ख्वाहिशमंद रहा हो और जो अपने बच्चों को यही तरबियत देता है कि नौकरी कैसे करनी है, वो बिजनेस उसके मन में आ ही नहीं सकता। मैं दो छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। जब 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 यहाँ पर जन धन योजना आई थी, जन धन योजना में बैंक वाले अक्सर गरीब आदमियों को दुत्कार दिया करते थे, उनका अकाउंट नहीं खोलते थे, बहुत बदतमीजी से पेश आते थे। यही हाल ये जो मुद्रा योजना है, इसमें भी जब आदमी बिजनेस का प्रपोजल लेके जाता था तो वो उसको गुमराह करते थे कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कोई नौकरी कर लो, ये खोज लो, कामयाब हो जाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यहाँ पर यह है कि हमारा जो जिसके हाथ में ये तय करने की पावर है, वो खुद नौकरी के ही उसमें ग्रसित है, उसको वही दिखाई देता है। तो केंद्र सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमें बिना बिजनेस का बढ़ावा दिए, और जहां तक महंगाई बेरोजगारी का सवाल, अभी आप देखिए इंग्लैंड में ऋषि सुनक साहब इलेक्शन हार गए, इतनी पुरानी पार्टी उससे हार गई, तो हमारा देश तो उनके आगे नहीं दिखता। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है सत्येंद्र जी, आपसे जल्दी फटाफट संक्षेप में जवाब दीजिए कि इस बजट पे आपको क्या लगा कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, फटाफट। इस बजट में अगर ये आरोप लगा, अगर ये सत्ता पक्ष ये कह रहा, विपक्ष ये कह रहा है कि हमारा ये कॉपी पेस्ट है, तो फिर तो उनको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी तारीफ कर रही है तो ये भी तारीफ करने। चलिए ठीक है, चिदम्बरम साहब ने भी यही कहा था कि ये हमारा कॉपी पेस्ट है। भारती जी, सत्येंद्र जी, जिया जी और अतुल यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। बजट का ये खास चर्चा, चूंकि बजट को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है, विपक्षी पार्टी कह रही है कि पक्षपात पूर्ण यहां पर बजट पेश किया गया है। यही वजह है कि राज्यसभा के सदन के बाहर आज वॉकआउट करते हुए विपक्षी पार्टी नजर आई, हाथों में बैनर लिए हुए कि भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। खास करके बिहार और मध्य प्रदेश पर जोर दिया गया है, बाकी राज्य इसमें नदारद दिखे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बने रहिए इंडिया सुपरफास्ट के साथ। नमस्कार।